तो हमारे साथ नजमा हेपतुल्ला जी मौजूद हैं, उनसे आज बातचीत करेंगे उनकी नई किताब इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस। तो मैम, ईटी भारत में आपका स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। मैं सो आपके आपसे टीवी को अप्रिशिएट करती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो आपसे सबसे पहले आपकी ओवरऑल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, शादी के बाद मुंबई चली गई, जो तब बंबई हुआ करता था। तो आपकी दिली इच्छा, जैसा आपने किताब में भी लिखा है, पॉलिटिक्स में आने की नहीं थी, ना आपने सोचा था कभी। तो ये चेंज कैसे आया? क्या आपको वो सिचुएशन जरूरी लगी कि जिसमें आपको लगा कि नहीं, बस अब वो समय है पॉलिटिक्स में एंट्री करने मुझे तो आगे पढ़ना था। मुझे बॉम्बे में मैंने सोचा था कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट में काम करूंगी। बात भी हुई उन लोगों के साथ और मैं काम भी कर रही थी वहाँ। वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन में शामिल हो गई और साइंस के एनवायरनमेंट के इश्यूज में वहाँ बॉम्बे में लेती थी। खास तौर पे स्लम्स जो बहुत गंदे थे, धारावी वगैरह के, वहां काम करती थी। फिर चूंकि माहौल ही पॉलिटिकल था घर में, का? जी। मौलाना साहब की वजह से, और हमारे वालिद भी शंकर दयाल शर्मा के साथ पढ़े हुए थे और वो वहाँ चीफ मिनिस्टर हो गए थे, तो नेचुरली अट्रैक्ट करा। और इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा कुर्बत थी, नेहरू जी से बहुत कुर्बत थी, बहुत करीब थे हम लोग फैमिली के लिहाज। तो जब इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं रही, तो जब भी वो बॉम्बे आती थी तो मेरे घर पे रहती। जी। और मैं तो काम करती थी बॉम्बे का। हमारा घर जो था हिप्तुल्ला पार्क, वो कृष्णा मेनन के इलेक्शन का हेडक्वार्टर था। ओके। तो डॉक्टर बालीगा और ये सब लोग, कृष्णा मेनन, ब्लिट्स के एडिटर करंजिया, ये हमारे घर में आते रहते थे। बलराज साहनी, मेरे हस्बैंड अकबर इब्तुल्ला के साथ उनके बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे। तो एक पॉलिटिकल घर से निकल के दूसरे पॉलिटिकल घर में आ गए बॉम्बे में, और कांग्रेस के साथ काम करने लगे। तो जब इंदिरा गांधी आउट ऑफ पावर हुई, तो वो हमारे, मैं जाती थी उन्हें लेने, मुलाकात एयरपोर्ट से लेके आती थी या खाना वाना दे के आती थी प्लेन में। क्योंकि जब कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, हम्म। ऐसे नजदीकी हो गई। और जब वो दोबारा से जीत के आई, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट करा। हम्म। डॉक्टर रफीक जकरिया उस जमाने में थे। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि तुम राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन तुम्हारा हो गया। सो दैट्स हाउ आई केम इन हम्म। कुछ टू चैलेंजेस पार्लियामेंट। क्या रहे शुरुआती आपके पॉलिटिकल एंट्री के? क्योंकि जाहिर है आप उस तरह से कांग्रेस में एक्सेप्टेंस जैसा मिलना चाहिए वैसा मिला, या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा शुरुआती दौर में? नहीं, मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा, मगर मुझे ये लगा हम्म। कि पार्लियामेंट में औरतें बहुत कम थी, जी। बहुत ही कम थी। और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था बराबर, अब भी नहीं है। तो दैट वाज, वो चीज थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई, नेशनली और इंटरनेशनली, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की प्रेसिडेंट बनी, तो जी। मैं पहली औरत थी सैकड़ों साल की हिस्ट्री में जो प्रेसिडेंट चुनी गई थी, वुमन प्रेसिडेंट। तो मैंने वहां भी यही देखा, हर मुल्क में, कि कोई
औरतों का रिप्रेजेंटेशन कम है। मगर देखो, ये बड़ी अजीब बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, एक्सेप्ट नॉर्डिक में, नॉर्वे और स्वीडन में, तो औरतें प्रेसिडेंट बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी, इसलिए कि वहां आदमी लोगों की आबादी कम है सबकी। तो आदमी बिजनेस करते थे, काम करते थे, औरतें पॉलिटिक्स करती। पर हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं थी, आदमी भी बहुत थे, औरतें भी बहुत थी। उसके बावजूद इंदिरा गांधी आई, बंदार नायके श्रीलंका में आई, बर्मा में वो दैट लेडी केम, फिलीपींस में भी औरतें आई, तो बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना अभी भी है। तो यह अजीब बात थी कि वेस्ट में, इवन अमेरिका में, औरतों का रिप्रेजेंटेशन उतना ही कम है। ये जरूरी नहीं है कि अगर इक्तिसादी तौर पे, इकोनॉमिकली कोई कंट्री बहुत एडवांस हो तो वहां औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। वो पीछे ही रहती हैं बेचारी। जो कहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत है, तो वो औरत पीछे ही रहती है, आगे नहीं आती। मेरे इत्तेफाक से मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, उनका हाथ था। उन्होंने मुझे इजाजत भी दी और सपोर्ट भी किया। ये बहुत जी। जरूरी है कि पीछे से सपोर्ट मिले। तो मैम, इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं? क्योंकि मैं किताब में उस किस्से का जिक्र कर रहा था, उस बात का जिक्र कर रहा था जिसमें आपने बताया था कि बीइंग वाइस राज्यसभा में जिस वक्त आप थी, वहां पर जो पंचायतों को लेकर के 30% रिजर्वेशन वुमेन्स बिल चल रहा था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। फिर आपने राजीव गांधी को फोन किया, लेकिन आप रो पड़ी उन्हें बताते हुए कि ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर जब अगली सरकार आई तो उसमें वो बिल पास हुआ। तो आखिर वजह क्या है कि तब से एक लड़ाई जो चल रही है वो आज भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है, और दुनिया के तमाम देशों का, जिस तरह से आपने जिक्र किया, कि ये कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। तो हम अधिकारों की तो बात करते हैं महिलाओं को देने के लिए, लेकिन हकीकत में वो दे क्यों नहीं पाते? ये गैप कहां पर नजर आता है आपको? आदमी की सोच में होता है। राजीव गांधी में बहुत प्रोग्रेसिव थे। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए। आ, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी, और खास तौर पे टेलीकम्युनिकेशन, आज जो जी। हम आपसे इतनी बात कर रहे हैं, उसका शुक्रिया हमें राजीव गांधी को देना चाहिए। वो सैम पेट्रोडा को अमेरिका से लेकर गए, उनको इंट्रोड्यूस कराया, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया। वो बड़े प्रोग्रेसिव थे और वो औरतों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका माइंड बहुत ओपन था। तो पंचायती बिल एकदम ग्रास रूट से वो औरतों को ऊपर लाना चाहते थे। तो इसलिए वो पंचायत बिल 33% रिजर्वेशन का लेकर आए। अब वो बिल पास नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अपोजिशन ने जस्ट टू अपोज, उन्होंने वो बिल को पास नहीं किया और 2-3 वोट से वो बिल फेल हो गया। अगर जब ही पास हो जाता तो बहुत कुछ फर्क होता, क्योंकि राजीव गांधी के सत्ता में उतरने के बाद एंड देन आफ्टर हिज डेथ, जब नरसिम्हा राव आए, तब वो बिल पास हुआ और औरतें आगे बढ़ना शुरू हुई। तो ये मुझे थोड़ा दुख लगा था उस रात को, तो मैं रोई और मैंने कहा कि औरतों को एक पोजीशन मिलने वाली थी, वो अपोजिशन ने नहीं दी। बाद में तो सबने यूनानिमसली पास कर दिया। ये तक वजह थी। बिल्कुल। तो मैम, आपने तकरीबन 8 से 10 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा, कई का आप कई के कामकाज का हिस्सा भी रही।
तो सबसे अगर हम बेहतरीन कहें किसका कार्यकाल लगा आपको, और वर्किंग स्टाइल किसने जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, किसकी रही? देखिए, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग एरिया में काम किया, हम्म, और मैं अलग अलग प्राइम मिनिस्टर से प्रभावित हुई, अलग एरियाज में। बिल्कुल। इंदिरा गांधी मजबूत औरत थी, तो मुझे एक औरत की मजबूती लगी कि हाँ, एक औरत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, चला सकती है, हिम्मत से हर एक का मुकाबला कर सकती, तो करना चाहिए। एक औरत की ताकत थी, उनसे इम्प्रेस हुई। राजीव गांधी के मेंटली ही वॉज वेरी मॉडर्न। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी मिशंस, इन्वायरमेंट, इन चीजों पे बहुत जोर दिया, तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। बाकी वीपी सिंह और चंद्रशेखर और देवे गौड़ा, गुजराल, इन लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। लड़ाई झगड़े में ही वो दो दो हम्म, 6 6 महीने, एक एक साल में चले गए। फिर जब नरसिम्हा राव आए तो स्टेबिलिटी हुई, और जो आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, ओपन इकोनॉमी है, वो नरसिम्हा राव की वजह से। नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को खोला, ओपन किया। सब लोग इसका क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही देते हैं। मैं भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया है, उनके साथ में ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठी हूँ। बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। मगर उनको जब बैकिंग मिली नरसिम्हा राव की, तभी तो वो कर पाए। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी होगी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों ने, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिल के उस वक्त हमारी इकोनॉमी को खोला, और बाहर से पैसे आने लगे। वरना हम अगर कभी जाते थे टूर पे, ट्रैवल पे फॉरेन में, तो 2,500 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज मिलता था, कुछ भी नहीं होता था। तो लोग ब्लैक इकोनॉमी करते थे, ब्लैक मनी होता था। फिर वो ब्लैक मनी वगैरह सब खत्म हो गया, सब चीज खुली हो गई। उन्होंने ओपनली अलाउ कर दिया कि तुम्हारा पैसा अगर स्विस बैंक में है तो वो ले आओ। तो ये, जहां तक मेरा काम करने का अटल बिहारी जी के साथ था, अटल जी बिहारी जी भी बहुत सोचते थे। उन्होंने सड़कों का प्रोग्राम बनाया, देश को जोड़ने का। उन्होंने रिवर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया। वो बहुत अच्छा सोच थी, जिसकी वजह से मुल्क में कम्युनिकेशन बढ़े। जहां कहीं हमारे यहाँ फ्लड आते थे और कहीं सूखा पड़ता था, तो और जो रिवर्स को जोड़ने का उन्होंने, सारी नदियों को जोड़ने का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, वो बहुत अच्छा था। और न, और मनमोहन ये अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनके साथ काम करना अच्छा लगा। और मेरे साथ कोई इंटरफियरेंस नहीं करता था। मैं हम्म, जब इंटरनेशनल पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी, तो मुझे 1 करोड़ रुपया मेरे ट्रैवल के लिए उन्होंने दिया बजट में, क्योंकि आईपीओ में कोई पैसे नहीं थे ट्रैवल के। और वो चाहते थे कि मैं दुनिया में घूमूं, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में, लोगों के बारे में बात करूं। हम्म, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए सिर्फ मेरे ट्रैवल के लिए रखे। सो आई वॉज नॉट इन बीजेपी, मैं तो कांग्रेस में थी। मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। और मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं जी। कि इंदिरा गांधी ने भी यही रखा
जब अटल बिहारी वाजपेयी को न्यूयॉर्क जाना होता था अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो इंदिरा गांधी हमेशा उनको पार्लियामेंट की डेलीगेशन में यूएन में भेजती थी हर साल, ताकि वो वहाँ सरकारी खर्चे से जाएंगे, वहाँ पार्टिसिपेट भी करेंगे और अपना इलाज भी करा लेंगे। उनके किडनीज का कोई प्रॉब्लम था। तो इंदिरा गांधी ने भी कभी ये नफरत की बात नहीं की कि वो अपोजिशन में है, क्रिटिसाइज करते हैं, साथ रहे। उनका बिहाइंड द सीन इट वाज नॉर्मल रिलेशंस। हम्म। नरेंद्र मोदी सरकार में भी आप पहले कार्यकाल में मंत्री रही हैं। पहले दिन ही आपने उनके साथ शपथ ली थी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, जिसमें सुषमा स्वराज थी, निर्मला सीतारमण भी थी। तो उस दौर के अनुभव को आप किस तरह से याद करेंगे? वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनाया। जी। मैंने मोदी जी से कहा कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे कोई भी मिनिस्ट्री दे सकते थे, फॉरेन मिनिस्ट्री दे देते, क्योंकि मेरे इतने रिलेशन है, पूरी दुनिया ट्रैवल करी है मैंने। अब आपने मुझे माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों बनाया? जी। तो कहने लगे तुम अकेली मुस्लिम हो कैबिनेट में, अगर नहीं बनाता तो लोग ये भी एतराज करते कि नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, आपने जो कहा है मैं जो काम होगा करूंगी। और मुझे लगा कि माइनॉरिटी में लोग हमेशा ये समझते थे ये मुस्लिम मिनिस्ट्री है। ये मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है। जी। और भी माइनॉरिटी, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो मैंने सबके लिए प्रोग्राम बनाए अपनी मिनिस्ट्री में। पारसियों के लिए जियो पारसी प्रोग्राम बनाया। पारसियों की तो आबादी कम हो रही है, पूरी दुनिया में सिर्फ 1 लाख हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में कितना है, टाटास का और दूसरे, दादा भाई नौरोजी के जमाने से। तो इंडस्ट्रीज में उन्होंने इतना काम किया। हमारे इतने अच्छे लॉयर सॉलिसिटर्स रहे हैं। फली नरीमान हमारे हाउस के मेंबर भी थे। हम्म। वाडियाज इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में वाडिया मूवी टून था, और उनके खानदान के भी उन्होंने आगे भी बहुत काम किया, नस्ली वाडिया उन लोगों ने। तो मैंने कहा उनको भी आबादी बढ़ना चाहिए, तो उनका प्रोग्राम किया। बुद्धिस्ट के लिए किया, कुछ नहीं था, बुद्धिस्ट को भी कोई पूछता नहीं था। खाली अगर किसी को कोई जो बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे वो बुद्धिस्ट हो जाते थे, और तो हम्म। कुछ उनकी तरक्की का काम नहीं था। और सेक्युलर सेक्युलर बोलते थे सब लोग। और सेक्युलर में आप बताओ, आप भी हिंदुस्तान में रहते, मुसलमानों की क्या हालत थी एजुकेशन की? हम्म। तालीम नहीं थी, बिल्कुल। गुर्बत थी, कोई काम नहीं था। जितने हुनर थे वो भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं थी। तो हम्म। मैंने उनको स्किल डेवलपमेंट में डाला। नई मंजिल एक प्रोग्राम बनाया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया में उनको स्कॉलरशिप दे के, खास तौर पे रहमानी फाउंडेशन में जो 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा के तैयार करते हैं आईएएस, आईएफएस, आईएएस वगैरह के लिए, तो वो प्रोग्राम मैंने माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी शुरू किया। वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट ली उसके लिए कि उनको एजुकेशनल प्रोग्राम हो। और वर्ल्ड बैंक को वो इतना अच्छा लगा प्रोग्राम कि उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में उसको इस्तेमाल किया, जो बैकवर्ड अफ्रीकन कंट्रीज है। तो ये मेरा सोच थी कि जी। नरेंद्र मोदी का क्या स्लोगन था जब वो आए, सबका साथ, सबका विकास और सबका
विश्वास। तो हम्म, विश्वास कब आता है? जब वो सबका साथ और सबका विकास दिखाई देता है। बिल्कुल। और कभी नरेंद्र भाई ने, मैं उनको पहले से नरेंद्र भाई कहती थी, नरेंद्र मोदी जी ने कभी मेरे किसी काम में कोई मुझे तकलीफ नहीं दी, कोई अड़ंगा नहीं हटाया, बल्कि बहुत सपोर्ट किया। जी। एक बहुत अच्छी बात, जब मैं मणिपुर में गवर्नर बनी, तो जी। मैं इंडियन साइंस कांग्रेस की बहुत अपने कॉलेज के जमाने से मेंबर थी। हम्म। कॉन्फ्रेंसेस में, साइंस कांग्रेस में मैं अटेंड करती थी। तो मैंने उनको लिखा, साइंस कांग्रेस वालों को। उन्होंने मुझे बुलाया, उड़ीसा में कॉन्फ्रेंस थी साइंस की। तो वहां मैंने उनसे कहा कि मणिपुर में करो साइंस कांग्रेस, क्योंकि टूरिज्म बढ़ना चाहिए था मणिपुर में क्योंकि बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, इंसर्जेंसी थी। वो सब मैंने जब सेटल कर लिया, पीसफुल हो गया, तो टूरिज्म बढ़ाना था। तो मैंने कहा कि तुम यहाँ सेशन करो, हम सब मदद करेंगे। जी। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन हुआ। फिर मैं मोदी जी के पास आई। मैंने कहा, सर, नेहरू जी के जमाने से प्राइम मिनिस्टर ही इनॉग्रेट करते थे इंडियन साइंस कांग्रेस को जनवरी के महीने में, तो आप करिए। उससे पहले उन्हीं गए थे कभी, हम्म। मोदी जी। साइंस कांग्रेस तो हर साल होती थी। तो मोदी जी एग्री कर गए, आए, और बहुत अच्छी उन्होंने साइंस पे स्पीच दी। और 2000 डेलीगेट आए मणिपुर में। तो कोऑपरेट किया उन्होंने, मोदी जी ने हमेशा। हम्म। आ, कभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में उन्होंने दखल नहीं दिया कि तुम क्या कर रहे, सपोर्ट ही करते रहे। सो मेरा तजुर्बा सबके साथ अच्छा रहा, इसलिए मैंने लिखा है, इन परसुएट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन। क्योंकि मेरा सबसे दोस्ती थी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कि जनता दल, जनता पार्टी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, बीजेपी, अटल जी, अडवाणी जी, सबके साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहा। और जब जी। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब से मेरा उनका रिलेशन था अच्छा। कभी उन्हें मैं नरेंद्र भाई कहती थी, तो जी। मोदी जी बोल। सो जी। ये मेरा रिलेशन सबके साथ में था। मैम, सब। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब आप थी तो उस वक्त क्या मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी आपके कामकाज में, आपके काम करने को लेकर के, जिसकी वजह से आपने एक दौर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला किया? तो हो गया जो होना था, मगर जब लीडर को अपने किसी वर्कर के ऊपर विश्वास ना हो, तो फिर कैसे काम कर सकता है आदमी? विश्वास की बात है, भरोसे की बात है। जब भरोसा ही ना हो और यही सोचें कि हम छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, अरे भाई क्यों छोड़ेंगे? कभी हम्म। नहीं छोड़ी। पार्टी हमारे दादा ने भी बनाई, कोई कम कुर्बानियां नहीं दी। 12 साल जेल काटी, प्रेसिडेंट रहे 2 बार। कोई 2 बार नहीं रहा, वो रहे शुरू में, फिर बाद में नेहरू जी सेकंड टाइम आए। गांधी जी से इतने अच्छे रिश्ते थे मेरे दादा के। तो उस पे तुम शक करो, देखो, शक कोई करे तो फिर अच्छा नहीं लगता, हम्म। मन टूट जाता है। भरोसा दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, और लीडर का भरोसा। जहां जहां मुझे सक्सेस मिली, वहां वहां लीडर ने भरोसा रखा मुझ पर। गाइड करो भाई, जरूर। आप लीडर हो तो गाइडेंस तो करना चाहिए, हम्म। मगर भरोसा तो करना चाहिए ना किसी के ऊपर, वर्कर के ऊपर। दिल बढ़ता है काम करने के लिए। ये था।
जी। मैम, आपने लंबे समय 17 साल करीब आयुष्य में रही राज्यसभा में। अब आज के दौर की अगर हम बात करें तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी बातचीत चल रही है। तो इन सारे चैलेंजेस को आप किस तरह से देखती हैं? मेन मुद्दा जो है, संसद नहीं चल पा रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। आए दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर के विरोध होता रहता है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। तो आप अपने दौर को याद करते हुए आज से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या उस दौर में चीजों को सुलझाने के लिए किस तरह की तरीकों का इस्तेमाल होता था, कैसे आप लोग अपने मामले सुलझाते थे, और आज ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही है? तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे टाइम में भी झगड़े होते थे। बिल्कुल। बोफोर्स का झगड़ा निकला, उनके नरसिम्हा राव के जमाने में निकला हम्म। स्कैम। कुछ पता नहीं ना, बोफोर्स में कुछ निकला ना, नरसिम्हा राव के खिलाफ जो थे हर्षद मेहता, उसमें कुछ निकला। सब फर्जी बातें थी जो अखबारों में आई और उसको लेके हाउस में झगड़े हुए। हमारे यहाँ बहुत झगड़े होते थे हाउस में। एक शाउटिंग ब्रिगेड थी जो यही करती थी राजीव गांधी के टाइम पे। मैंने जोक में भी लिखा है कि राजीव गांधी से मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि नजमा को निकाल दो, तो मैंने कहा निकाल दीजिए। तो कहा कि नहीं, मैं कहूँ, मैं आई कैन नॉट थ्रो हर आउट, शी इज पुट ऑन टू मच वेट। तो मजाक की बातें थी। राजीव जी बहुत ह्यूमरस थे। और जब मैंने उनसे कहा था, जब डिप्टी चेयरमैन बनी, कि सर अगर कुछ नहीं चलेगा तो मेरा ह्यूमर काम आएगा, एंड वही हुआ कि हर जगह ह्यूमर का इस्तेमाल करके, सब्र और पेशेंस का इस्तेमाल करके मामलों को सुधारा। बस सबसे बड़ी बात है, हाउस का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। मैं 15 MPs को लंच पे बुलाती थी और बात करती, अलग अलग पार्टी की, और खाली लीडर्स को नहीं, ऑर्डिनरी एमपीज, वो क्या चाहते हैं, क्या इश्यूज हैं उनकी कॉन्स्टिट्युएंसीज के, उनकी सिटी के, उनके अपने, क्या बोलना चाहते हैं किस सब्जेक्ट पे, तो बात कर लो। तो फिर उसी तरह से एजेंडा बनाना चाहिए डिस्कशन का। शंकर दयाल शर्मा के सामने जब वो हाउस में रोने लगे तो के तिवारी ने उनको बफून कहा। उस वक्त मैंने अक्लमंदी की के पूरे हाउस को कन्वर्ट कर दिया प्रिविलेज कमेटी में, विच इज अ रिकॉर्ड, इट्स ए रूलिंग विच इज बीइंग कोटेड। सो अगर इस तरह से करे आदमी, कभी भी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह का नोटिस हाउस में नहीं आया। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये वाइस प्रेसिडेंट की विजडम है कि वो कौन सा सब्जेक्ट अप्रूव करके डिस्कस करें हाउस में। एक कमेटी होती है जो प्रोग्राम डिसाइड करती है, इश्यूज डिसाइड करती है कि क्या, उसमें ऑपोजिशन के लीडर भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स होते हैं। वो तय करते हैं बैठ के कि कौन सा सब्जेक्ट हाउस में डिस्कस किया जाएगा। उस वक्त आपको जो कहना है आप उसमें कमेटी में कह दीजिए, मगर वाइस प्रेसिडेंट के विजडम पे शक करना कि उन्होंने ये गलत लिया, ठीक नहीं। उन्होंने जो भी लिया आप डिस्कस करो हाउस में, आप अपनी बात रखो, वो अपनी बात रखे, हाउस तय कर लेगा। मगर वाइस प्रेसिडेंट पे या चेयरमैन पे इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ठीक नहीं है। ये जब के तिवारी ने उनको इस तरह से कहा था, वो रिपेमेंट करने की बात हुई और वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जाओ तुम्हारा पार्लियामेंट का मैटर है, तुम खुद ही तय करो।
तो राजीव गांधी ने उन्हें डांट डूट के भेजा कि जाओ, खड़े हो पार्लियामेंट की बार के ऊपर और सुनो रिपेमेंड। हालांकि कुछ ज्यादा रिपेमेंड नहीं था, ये कहा कि तुम्हारा मिसडिमेनर था, तुमको वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको हम्म, बफून। तो बात सेटल हो गई, मगर थोड़ा सब्र रखना चाहिए। मेरे टाइम में भी बहुत शोर होता था, वेल में आ जाते थे, चिल्लाते थे। एक बार तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, लिम्पिट के ऊपर झगड़ा हो गया। राजीव गांधी ने कहा कि ये लोग लिम्पिट हैं, तो वो मुझसे चिल्लाने लगे हाउस में, लिम्पिट लिम्पिट। मैंने कहा लिम्पिट गाली नहीं होती है, लिम्पिट एक मोलस्क होता है जो समुद्र में रहता है, जी, जैसे सीपी होती है, और वो पत्थर पे चिपक के रहता है। जी, वो चिपका ही रहता है बेचारा। उसको इसलिए तुम चिपक के बैठते हो तो उसके लिए लिम्पिट कहा है। इससे मुहावरा इंग्लिश में, कि यू आर स्टिकिंग लाइक ए लिम्पिट। तो जी, आदमी सेटल कर सकता। बिल्कुल, ये बात मुझे, मैंने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, एक देश की, हाउस की, डेमोक्रेसी की हमें एक डिग्निटी रखना चाहिए। हमारा एक, हमारी कंट्री तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कोई चीज हमें जोड़ती है वो ये कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वरना शक्ल सूरत में, कल्चर में, खाने में, कपड़ों में, लिबास में, जबान में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल, मैं मणिपुर गई तो मैं उनकी जबान नहीं जानती थी, ना नहीं बोलना जानते। ना पढ़ना। मगर हमें क्या यूनाइट करती है? वी आर इंडियन एंड वी आर हम्म, प्राउड ऑफ इट टू बी। मौलाना आजाद ने कहा था, मैं एक हिंदुस्तान, मैं मुसलमान हूं जी, और 1400 साल की हिस्ट्री मेरा विरसा है, हम्म, मगर एक और एहसास है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं अपने इस हक से कभी भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूं। जी, तो वो सोचना चाहिए लोगों को कि बिल्कुल। हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मैम एक आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, करीब 4 दशक के आसपास का जो आपका पूरा पॉलिटिकल करियर रहा है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा, तो इस दौर में आपको एक सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा याद रहा और सबसे चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? अ, सबसे चैलेंजिंग जो था, जब बोफोर्स का मामला था। हम्म, जब बोफोर्स का मामला हाउस में आया तो मैं उस टाइम डिप्टी चेयरमैन नहीं थी। मुझे राजीव गांधी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया था कश्मीर का और ओके, स्टूडेंट्स का, एनएसयूआई वगैरह का। तो जब उन्होंने जेकब को बनाया, मुझसे पूछा, मैं उस टाइम में मॉस्को में थी, हम्म, अर्जुन सिंह के साथ एक डेलीगेशन में गई थी, पार्टी डेलीगेशन। मुझे फोन करा, मैंने कहा सर जेकब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत शरीफ है, पर वो इस पोस्ट के लिए नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि उन्हें हिंदी नहीं आती, और जो उस हाउस को प्रिसाइड करे उसको हिंदी आना जरूरी है इंग्लिश के साथ, क्योंकि हम्म, ज्यादातर एमपी हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। उनको हटा के प्रतिभा पाटिल को बनाया, फिर बुलाया मुझे। बहुत दिन, थोड़े दिन रहे वो। तो मैंने कहा वो बहुत अच्छे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बनेंगे, तो वो बन गए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, एमएमजे का। फिर मुझसे प्रतिभा पाटिल को बनाया, फिर पूछा, तो मैंने कहा सर ये भी ठीक नहीं है। कहीं क्यों? महिला है। मैंने कहा सब महिला है ठीक है, वो तो बात आपने अच्छी करी, मगर वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि ये टर्बुलेंट हाउस उनसे नहीं संभलेगा, उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देगी। थोड़ा दबंग होना चाहिए किसी को वहां, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो सब पे कंट्रोल कर सके, बोल सके। वो कहती थी बैठ जाओ, एवरीबॉडी शुड सिट डाउन,
कोई बैठता ही नहीं था, कोई सुनता ही नहीं था उनकी बात। तो कहा तुम्हें कोई पसंद नहीं आता। मैंने कहा सर आप अच्छा बनाओगे तो पसंद करूंगी, आपको झूठ क्यों बोलूं। तो कहने अच्छा ठीक है। फिर मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें देना चाहता। तो मैंने कहा कि वो सब प्रतिभा पाटिल का क्या होगा, क्या उनको मैं महाराष्ट्र भेज दूंगा इंचार्ज बना के। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आ गई और फिर मामला बोफोर्स का सेटल हो गया। कमेटी बन गई, कमेटी में चला गया और दोनों हाउसेस की और डिस्कशन हुआ हाउस से, तो मैं सुकून हो गया। सो हम्म। एक तरीका होता है चीजों को संभालने का। और बहुत से मोमेंट थे, ये तो डिफिकल्ट था, बाकी तो अच्छे ही मोमेंट रहे। हाउस में सबसे दोस्ती थी अक्रॉस द पार्टी लाइन। मुझे याद है हम लोग आधी आधी रात तक काम करते थे। अब तो पता नहीं कितने बजे हाउस एडजर्न होता है, मुझे मालूम नहीं। मगर जब तो हम लोग, जब तक डिस्कशन कंप्लीट ना हो जाए, हम लोग हाउस से नहीं जाते थे। बहुत सी राज्यसभा के लिए मैंने बहुत लड़ाई करी कि उसको एक लेवल पे हो लोकसभा की। क्योंकि राज्यसभा को हमेशा समझते थे लोकसभा वाले, स्पीकर खास तौर पे, ये तो हाउस है। मैंने कहा ये क्या मतलब, ये तो हाउस है। क्या हाउस है जो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक कॉन्स्टिट्युएंसी को नहीं करता। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो जब कमेटियां शिवराज पाटिल ने बनाई, तो हाउस कमेटी सब्जेक्ट की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्टैंडिंग कमेटी, तो हमको नहीं दी। सारी कमेटियां पूरी की पूरी उन्होंने लोकसभा के चेयरमैन बनाए। तो मैंने जी। शंकर दयाल शर्मा से कहा ये ठीक नहीं है सर, हमें भी बनाना है हमारे यहाँ कमेटी। तो उन्होंने इस पे काफी डिस्कशन हुआ। मैंने कहा अच्छा है, हम अपनी कमेटी बना लेंगे अमेरिकन सेनेट की तरह, जिसमें हम अपना जो चाहेंगे करेंगे। हमारी कमेटी तो परमानेंट हो जाएगी और आपकी परमानेंट नहीं होगी, हर 5 साल पे डिसॉल्व हो। बिल्कुल। और मैंने कहा कि तुम लोग बजट डिस्कस नहीं करते, तुम बजट पास नहीं करते। हमने कहा जो सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बजट बनाए, डिस, पैसे डिस्पर्स करे और हुकूमत चलाए। ये राज्यसभा की जिम्मेदारी नहीं है, लोकसभा की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही आंसरेबल टू लोकसभा अबाउट द बिल्कुल। बजट। बट बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बिना राज्यसभा के डिस्कस करे हुए पूरा नहीं होता। और कई बार ऐसा हुआ कि हमने जो अमेंडमेंट दिए वो लोकसभा ने अप्रूव कर दिए, बहुत सोच समझ के दिए थे। तो मैंने कहा कि आप 2/3 1/3 हमें दिए, 2/3 आप रखो, 1/3 हम्म। हम रखेंगे। तो इस तरह से राज्यसभा की कमेटी की चेयरमैनशिप भी हमें मिली। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अटल बिहारी वाजपेयी चेयरमैन थे। जी। इस तरह से हम लोगों को बंटवारा हुआ और राज्यसभा की एक स्टेबिलिटी और एक इज्जत बढ़ी है, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन बढ़ा। क्योंकि राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो कभी कभी बहुत ही समझदार होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। वो हम्म। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में चाहे ना हो, मगर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। और जो बिल्कुल। 12 नॉमिनेटेड होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही काबिल लोग राजीव हम्म। गांधी के टाइम पे नॉमिनेट हुए थे, जिसमें साइंटिस्ट थे, उसमें इकोनॉमिस्ट थे, उसमें लॉयर थे बहुत। तो ये ये फर्क था। तो मैं जी। समझती हूँ कि अभी पता नहीं, मुझे इतना अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है, जी। कि क्या है। सो मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की और अपने जीवन के जो अनुभव थे वो साझा किए, और उम्मीद है
कि आपके अनुभव से आज के पार्लियामेंटेरियंस को भी सीख मिलेगी और वो बातचीत के जरिए ही मुद्दों को सुलझाना पसंद करेंगे बजाय इसके कि झगड़े के। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रीशियस टाइम। आप अगर कम्युनिकेट करेंगे जर्नलिस्ट, तो मैं यहाँ बैठ के भी कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं टीवी पे देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। जी जी, मेरे इसी वजह से हमने आपसे बातचीत की, तो इस बातचीत को देख करके लोग आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और उन्हें ये चीज कम्युनिकेट हो जाएगी मैम आसानी से। थैंक यू। मुझे इनाम मिला था द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर अच्छा। इन द वर्ल्ड। हम्म। तो एक्सपीरियंस है जिंदगी का, वहीं गुजरी है, उसी सर्कुलर हाउस में घूमती रही। हम्म। तो ट्रायंगल बन गई है जी पार्लियामेंट। जी तीन कोने अलग हो गए, जी इसलिए कोनी कोई बैलेंस नहीं हो रहा। जब बिल्डिंग जी राउंड, तो उसके बाहर कुछ नहीं होता था, अंदर ही सब कुछ होता। जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रीशियस टाइम। आपका भी शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।